बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी ने अपनी चुनावी स्ट्रेटेजी में एक बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने फैसला लिया है कि वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करने से पहले तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक चार्जशीट पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 मार्च को इस चार्जशीट को रिलीज करेंगे। इस डॉक्यूमेंट में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कई गंभीर आरोप का जिक्र होगा, जिसमें भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और गवर्नेंस की कमियां शामिल हैं। पहले बीजेपी इसी दिन अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र लॉन्च करने वाली थी, लेकिन आप पार्टी ने स्ट्रैटेजी बदलते हुए पहले टीएमसी की असफलता को सामने रखने का फैसला लिया है। पार्टी का नेताओं का मानना है कि इसे वोटर्स के सामने रूलिंग गवर्नमेंट की खामियां हाईलाइट होंगी और बाद में जब मैनिफेस्टो आएगा तो उसे एक विकल्प के रूप में देखा जाएगा। अब बीजेपी का मैनिफेस्टो अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में जारी हो सकता है। सोर्सेस के मुताबिक ये चार्जशीट सिर्फ राज्य स्तर तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें कंस्टिट्यूएंसी वाइज इश्यूज भी शामिल होंगे, जिसे ग्राउंड लेवल से कलेक्ट किया गया है। बीजेपी का उद्देश्य है कि हर एरिया के लोकल प्रॉब्लम्स को सामने लाया जाए और लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व बनाया जाए कि राज्य सरकार उनकी समस्या को हल करने में असफल रही है। चार्जशीट में पिछले लगभग 15 सालों के टीएमसी शासन काल को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े मामले, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी और कई अधूरे वादे जैसे मुद्दों को हाईलाइट किया जा सकता है। इसके साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि टीएमसी पहले ही अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है, जिसे दोनों पार्टीज के बीच चुनावी टकराव और तेज हो गया है। बीजेपी अब एक एग्रेसिव कैंपेन के साथ वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वेस्ट बंगाल में 294 असेंबली सीट्स पर चुनाव होने हैं और आने वाले दिनों में सियासी गतिविधियां और तेज होने वाली है। अब सबकी नजर बीजेपी के चार्जशीट पर है, जो चुनाव से पहले राज्य की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि उसका यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कोई भी नेगोशिएशन नहीं चल रहा है। ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा है कि न तो डायरेक्ट और न ही इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही है। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि अगर किसी थर्ड कंट्री के थ्रू मैसेज एक्सचेंज हो रहा है तो उसे नेगोशिएशन नहीं माना जा सकता। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अलग ही दावा किया है। उनका कहना है कि ईरान डील करना चाहता है, लेकिन वो इस बात को ओपनली एक्सेप्ट करने से डर रहा है। ट्रंप के मुताबिक तेहरान पर इंटरनल और इंटरनेशनल प्रेशर है, इसलिए वो अपनी बात खुलकर नहीं कह रहा। ईरान ने ट्रंप के इस बयान को गलत बताते हुए इसे मिसलीडिंग और ब्लफ तक कहा है। दोनों देशों के स्टेटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जिससे कंफ्यूजन और टेंशन और बढ़ गया है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में पहले से ही टेंशन हाई है, खासकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और सिक्योरिटी इशू को लेकर। अभी तक किसी भी तरह के ऑफिशियल टॉक्स के शुरू होने का कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिला है और दोनों देश अपनी अपनी पोजीशन पर अड़े हुए हैं। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते और ज्यादा टेंस होते दिख रहे हैं और दुनिया की नजर इस सिचुएशन पर बनी हुई है। तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। AIADMK यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम ने अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में किसी बड़े सरप्राइज की गुंजाइश नहीं दिखी गई, क्योंकि पार्टी ने ज्यादातर पुराने और एक्सपीरियंस नेताओं पर ही भरोसा जताया है। कई सिटिंग MLAs और पहले चुनाव लड़ चुके चेहरों को ही टिकट दिया गया है। पार्टी की ये स्ट्रैटेजी साफ तौर पर स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग वोट बेस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। AIADMK नए चेहरों पर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय अपने टेस्टेड लीडर्स के साथ ही चुनाव में उतरना चाहती है। सोर्सेस के मुताबिक कैंडिडेट सिलेक्शन से पहले ग्राउंड लेवल पर फीडबैक लिया गया था, जिसे ये समझ जा सके कि किसी कैंडिडेट की अपने एरिया में पकड़ कितनी मजबूत है। इससे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने और जीत की
संभावनाएं बढ़ने की कोशिश की गई है। पार्टी आने वाले दिनों में और भी कैंडिडेट लिस्ट जारी कर सकती है। साथ ही अलायंस और सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत चल रही है। तमिलनाडु में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रही है और सभी पार्टीज अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ मैदान में उतर रही है। अब देखना होगा कि AIADMK ये नो सरप्राइज वाली स्ट्रेटेजी वोटर्स को कितना पसंद आती है।